अध्याय 96 परिवर्तन और एक भूली हुई भावना। नीली लपों की गहरी नीली रोशनी टिमटिमाती रही और साथ ही अंधेरे के बीच एक गर्म रोशनी देती रही। मैंने एक बार फिर आह भरी और अपने गालों पर हल्के से थपकी दी। हालांकि कुछ पल पहले आए सपने को लेकर मेरे मन में कई सवाल हैं और मुझे भविष्य को लेकर कई चिंताएं हैं, लेकिन अभी सबसे जरूरी काम है इस खोज को पूरा करना। मैंने सिर घुमाया और देखा कि आलिया बेन की देखभाल कर रही थी, जो अभी अभी उठा था और धीरे धीरे उनके पास वापस आ रहा था। निकिता चुपचाप मेरे पीछे पीछे आ रही थी। ठीक है, चलो चलें। जो भी भूत दिखे उन्हें मार डालें और अपहृत ग्रामीणों को ढूंढ लें, मैंने शांति से कहा। मेरी बात सुनकर सभी ने दृढ़ता से भरी आंखों से सिर हिलाया। इस पर मैंने भी अपना सिर हिलाया और तेजी से आगे बढ़ते हुए उन नीली लिपों को पार कर गया। हालांकि मैं उस समय 20 फीट दूर था, फिर भी मैं उनकी तीव्रता को महसूस कर सकता था। फिर मैंने अपनी तलवार जो जमीन में धंसी हुई थी निकाली और उसे वापस म्यान में रख लिया। जैसे ही मेरी तलवार म्यान में डाली गई, एक क्लिक की आवाज हुई। हम लगभग 30 मिनट तक अंधेरी और शांत गुफा में घूमते रहे, लेकिन इस दौरान हमें गुफा के अंदर रहने वाले किसी अन्य राक्षस या जानवर का सामना नहीं करना पड़ा। ये गुफा बहुत अजीब है, क्या तुम्हें नहीं लगता? ये प्रश्न पूछने वाली निकिता थी, जो पिछले हमले के बाद से ही हाई अलर्ट पर थी। उसका अचानक प्रश्न सुनकर आलिया ने भी सिर हिलाकर सहमति जताई। मैं सहमत हूँ, यहाँ निश्चित रूप से कुछ अजीब चल रहा है। पहले काला सांप और फिर 4 आंखों वाली मकड़ी, 2 शक्तिशाली राक्षस जो अपनी शक्तिशाली विष क्षमता के लिए जाने जाते हैं। उद्धरण चिन्ह। हाँ, मैंने ये भी देखा कि लड़ते समय 4 आंखों वाली मकड़ी सचमुच बहुत बुद्धिमान लग रही थी, जो मुझे बहुत अजीब लगा। राक्षस जानवरों जैसे नहीं होते जो समय के साथ बुद्धिमान हो जाते हैं। वे दिमाग से ज्यादा अपनी सहज प्रवृत्ति पर ध्यान देते हैं, निकिता ने समझाया। उसकी गोल भौहें सिकुड़कर सिकुड़ गईं। उसने अपना हाथ ठुड्डी के नीचे रखा और मन ही मन गुनगुनाने लगी, मानो किसी विचार में खोई हुई हो। मुझे ये भी काफी अजीब लगा कि 4 आंखों वाला मकड़ी न केवल बहुत शक्तिशाली था बल्कि बहुत बुद्धिमान भी था। जैसे ही इसे पता चलता है कि कोई व्यक्ति किसी प्रकार का हमला करने वाला है, ये तुरंत अपने चिपचिपे जाल का उपयोग करके हमला कर देता है। यह अपने कई पैरों का उपयोग करता है, जिससे निकट सीमा में इसका सामना करना काफी कठिन और जोखिम भरा हो जाता है। यहाँ एक विचार है, क्या होगा यदि यह गुफा प्राकृतिक रूप से नहीं बनी हो बल्कि किसी के द्वारा बनाई गई हो और यहाँ मौजूद राक्षस भी उसी व्यक्ति द्वारा यहाँ रखे गए हो? आप क्या सोचते हैं? आलिया ने स्थिति के आधार पर अपनी परिकल्पना प्रस्तुत की। इस पर निकिता ने धीरे से अपनी लाल आंखें खोली और आलिया की पन्ने जैसी आंखों में देखा, मानो वह इस बारे में गहराई से सोच रही हो। तुमने भी इस पर ध्यान दिया है ना? निकिता की लाल आंखें हल्की सी चमक उठी जब उसने आलिया से यह सवाल पूछा। फुफुफू, तुम्हारा मतलब है कि यह गुफा संभवतः मानव हाथों द्वारा बनाई गई थी? तुम्हारा मतलब है? हाँ, जब हम टहल रहे थे तो मैंने ये देखा, लेकिन मुझे सचमुच लगा कि मैं बहुत ज्यादा पढ़ रहा हूँ। लेकिन इस गुफा के अंदर चल रही सभी अजीब चीजों को देखते हुए मेरा मानना है कि यहाँ जो दिख रहा है उससे कहीं अधिक है। निकिता ने फिर अपना चेहरा मेरी तरफ घुमाते हुए कहा। मैं कुछ सेकंड तक उसकी लाल आंखों में देखता रहा, फिर आह भरी। हम सोचने पर पता चला कि एडवेंचरर गिल्ड को इस गुफा के बारे में कम से कम कुछ जानकारी तो होनी ही चाहिए थी, लेकिन मुझे पढ़ते समय इस जगह के बारे में कुछ भी देखने की याद नहीं है। क्या आप में से किसी को याद है? मैं अपना सिर घुमाकर आलिया और निकिता दोनों की ओर देखते हुए पूछता हूँ। यहाँ आने से पहले हम दोनों ने प्रश्न पत्र पढ़ा था, इसलिए हर कोई समझता है कि उन्हें क्या करना चाहिए, लेकिन उनके खाली चेहरे को देखकर मेरा चेहरा एक उदास भाव में बदल गया। यदि उन्होंने भी इसे नहीं देखा तो फिर यहाँ क्या हो रहा था? मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ। बेन, जो अब तक चुपचाप हमारी बातें सुन रहा था, बीच में बोलने लगा। ये सुनकर हमारा ध्यान उसकी ओर गया। ये गुफा वास्तव में 1.5 महीने पहले यहाँ नहीं थी। उद्धरण चिन्ह। उसने कुछ घबराहट से कहा। चारों तरफ सन्नाटा छा गया क्योंकि हर कोई बेन के बुदबुदाए शब्दों को समझने की कोशिश कर रहा था। एक गुफा जो 1 महीने पहले वहां नहीं थी, अचानक प्रकट हो गई। क्या ऐसी बात संभव थी? मैंने गुफा के अंदर चारों ओर नजर दौड़ाई तो मुझे आश्चर्य हुआ। जहां तक नजर जाती थी, सब कुछ अच्छी तरह से बना हुआ था और परिष्कृत ढंग से सजाया गया था, लेकिन 1 या 2 महीने के भीतर ऐसी चीज बनाना असंभव था, जब तक कि अरे, क्या किसी को पृथ्वी प्रकार के किसी मंत्र के बारे में पता है जो उपयोगकर्ता को ऐसा कुछ बनाने की अनुमति देता है? मैंने उत्सुकता से पूछा। क्या ऐसा कुछ संभव भी है?
ऐसा कुछ करने के लिए आपको शायद पृथ्वी का सबसे महान उपयोगकर्ता होना पड़ेगा। हो सकता है कि वह पृथ्वी की देवी या पृथ्वी की महान आत्मा हो, लेकिन किसी इंसान के लिए यह असंभव है। आलिया ने स्पष्ट इनकार में अपना सिर हिलाते हुए कहा कि उसे विश्वास नहीं है कि कोई इंसान इस तरह का काम कर सकता है। निकिता भी ऐसी ही भावना रखती, उसके चेहरे पर एक खाली भाव है। शायद, लेकिन मुझे याद है कि पृथ्वी गुंबद मंत्र कुछ इसी तरह का है, क्योंकि यह उपयोगकर्ता को खतरे से खुद को बचाने के लिए आसानी से पृथ्वी का गुंबद बनाने की अनुमति देता है। लेकिन एक गुफा बनाने के लिए मैं ईमानदारी से यह कल्पना नहीं करना चाहता कि ऐसा कुछ करने के लिए कितना मन लगेगा। मैंने सोचते हुए हाथ जोड़ लिए। ढाल या अवरोध बनाते समय उपयोगकर्ता अपनी इच्छानुसार आकार या आकृति बदल सकता है। हालांकि आकार के आधार पर मन की खपत कम या ज्यादा हो सकती है। आमतौर पर मैं सुरक्षा के लिए केवल एक छोटा अवरोध बनाता हूं जो एक छोटी राशि लेता है, लेकिन एक पूरी गुफा बनाना और इसे लंबे समय तक बनाए रखना मेरे लिए भी असंभव होगा, जिसके पास भारी मात्रा में मैना है। एक और बात यह है कि यहाँ के राक्षस बेहद बुद्धिमान लगते हैं और सामान्य से अधिक खतरनाक हैं। आलिया ने अपनी पन्ना जैसी आंखों में कठोरता से चमक लाते हुए बताया। मैंने अपनी आंखें सिकोड़ ली क्योंकि मैंने किसी कारण से उसकी आंखों में सतर्कता देखी। मैं मदद नहीं कर सका, लेकिन एक बुरा पूर्वाभास महसूस कर रहा था। अगर कोई चीज़ आलिया जैसे किसी व्यक्ति को सतर्कता का एहसास करा सकती है तो यह कोई हल्के में लेने वाली बात नहीं थी। मैंने उनसे पीठ फेरने से पहले अपने हाथों को मुट्ठी में बांध लिया। जब हम जीवित बचे लोगों को ढूंढ लेंगे तो मैं इस गुफा को नष्ट कर दूंगा, चाहे इसे किसी ने भी बनाया हो या किसी भी कारण से बनाया हो। मैंने चलने से पहले कहा। कुछ ही देर बाद बाकी लोग भी पीछे से मेरे पीछे आने लगे। गुफा का रास्ता इतना संकरा हो गया कि हमें गुफा के अंदर गहराई तक जाते हुए एक क्षैतिज रेखा बनानी पड़ी। गुफा की दीवारों के दोनों ओर छोटे छोटे हरे रत्न जड़े हुए थे, जो अंधेरे को पूरी तरह से नहीं बल्कि मन प्रकाश से प्रकाशित कर रहे थे। सूंघ सूंघ, निकिता की नाक फड़क उठी क्योंकि उसके प्यारे लोमड़ी जैसे कान अचानक खड़े हो गए। गुरुजी कुछ आने वाला है, निकिता ने घने अंधेरे में देखते हुए गंभीर स्वर में चेतावनी दी। ये सुनकर मैंने अपनी आंखें सिकोड़ ली और अपनी हथेली में फ्लेयर पकड़े हुए एक सिर को देखने की कोशिश की। जल्द ही दूर से दो लाल आंखें दिखाई देने लगी और साथ ही करीब आते कदमों की आहट भी सुनाई देने लगी। हरे रंग की त्वचा वाला एक मानव प्राणी, मैले कुचले कपड़े पहने हुए, एक हाथ, एक भूत। ये समय के बारे में है। उद्धरण चिन्ह, मैंने कहा और मेरे होंठ एक निडर मुस्कान में बदल गए। उसी समय मैंने धीरे से अपनी कमर में बंधी तलवार निकाली। भाला लिए अंधेरे से बाहर आया। जैसे ही भूत ने हमारी उपस्थिति देखी, वह अपना भाला तैयार करते हुए हमारी ओर दौड़ा। स्कूश, जैसे ही मैंने अपनी तलवार घुमाई, अंधेरे में एक चांदी सी चमक उठी। जैसे ही मेरी तलवार भूत के भाले से सीधे टकराए, धातु के टकराने की आवाज सुनाई दी। भूत का सुंदर शरीर आसानी से दूर धकेल दिया गया और वह असहाय होकर जमीन पर लुढ़क गया, क्योंकि उसने अपना भाला छोड़ दिया था। मैंने अपनी तलवार को सीधा घुमाया और भूत का हाथ उसके शरीर से अलग हो गया। खून की बूंदें जमीन पर फैल गई। गरागग, भूत दर्द से चीखा और जमीन पर लौटने लगा। अपने बचे हुए हाथ से उसने जमीन से उठने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैंने कुछ हत्या का इरादा जारी किया, वह वहीं जम गया। मैंने उस भूत को ठंडी निगाहों से देखा जब वह अपने शरीर को बलपूर्वक अपने भाले की ओर खींचने की कोशिश कर रहा था, जो थोड़ी दूरी पर पड़ा था। लेकिन इससे पहले कि वह करीब आ पाता, तुरंत उसके शरीर के पास पहुंच गया और उसे नीचे लाने से पहले अपना दाहिना पैर उठाया। धमाका, मेरा पैर भूत के सिर पर पड़ा। धूल का एक गुबार उठा और उसका सिर नाटकीय ढंग से फट गया। मेरे पैरों के नीचे 5 व्यास का एक बड़ा गड्ढा बन गया था। जमीन पर हरा खून का धब्बा लग गया था और उसका अंदरूनी हिस्सा आंखों से दिखाई देने लगा था। अचानक मुझे लगा जैसे 2 जोड़ी जिज्ञासु आंखें मेरी पीठ को भेद रही हों। जब मैंने अपना सिर घुमाया तो देखा कि आलिया मुझे हैरानी भरी नजरों से देख रही थी। कुछ गड़बड़ है क्या? मैंने उत्सुकता से पूछा। हारुतो, क्या तुम ठीक हो? आलिया ने चिंतित होकर पूछा। उसकी बातें सुनकर मैं असमंजस में सिर झुकाकर बोली, क्या मैं ठीक हूँ? बेशक मैं ठीक हूँ, तो फिर मैं क्यों ठीक नहीं होंगी? मेरे चेहरे पर उलझन देखकर आलिया ने अपना मुंह खोलने से पहले आह भरी। ठीक है, आपने अभी अभी उस भूत को बेरहमी से मार डाला, भले ही वह एक राक्षस ही क्यों न हो। आमतौर पर आप उसे मारते समय किसी प्रकार की हिचकिचाहट दिखाते हैं। उद्धरण चिन्ह, क्या ऐसा करना आपकी नैतिकता के विरुद्ध नहीं है? और यदि आपको किसी राक्षस को मारना भी पड़े,
तो आप उसे कष्ट दिए बिना ऐसा करेंगे, लेकिन जिस तरह से आपने अभी उस भूत को मारा है वह ऐसा कुछ नहीं है जो आप आमतौर पर करते हैं, उसने समझाया। निकिता भी अजीब तरह से मेरी तरफ देख रही थी और अपनी लाल आंखें बार बार झपका रही थी, मानो उसे बहुत आश्चर्य हो रहा हो। अब जब उन्होंने इसका उल्लेख किया है तो मुझे अब अपने दुश्मनों को मारने में कोई असुविधा महसूस नहीं होती। जहां तक मेरा सवाल है, यह मेरे लक्ष्य को पूरा करने का एक आवश्यक साधन था। मैंने अपनी आंखें सिकोड़ ली और अपनी तलवार की धार को देखा जो कि गॉब्लिन के हरे खून से सनी हुई थी। अजीब बात है कि मेरा मन भी इतना स्पष्ट लगता है। हालांकि किसी कारण से मुझे हत्या करना पसंद नहीं था, अब मुझे इसके प्रति घृणा महसूस नहीं होती। क्या यह उस सपने के कारण भी हो सकता है जो मैं हाल ही में देख रहा हूँ? ऐसा लगता है जैसे हर बार जब मैं सपने देखता हूँ तो मेरे शरीर को नया अनुभव मिलता है। मुझे लगता है उस नारकीय युद्धभूमि पर युद्ध देखने से मेरे अंदर जरूर कुछ बदलाव आया होगा। मैंने आगे बढ़ने से पहले अपनी तलवार को म्यान में वापस रख लिया। हालांकि मैं अभी भी आलिया और निकिता की उत्सुक निगाहों को अपने ऊपर महसूस कर सकता था, फिर भी मैंने ऐसा दिखावा किया कि मैंने उन्हें नोटिस नहीं किया। हालांकि मैं झूठ बोलूंगी यदि मैं कहूं कि मैं चिंतित नहीं थी। आखिरकार क्या होगा यदि यह सिर्फ अनुभव नहीं था, मैं लाभ प्राप्त कर रही थी। लेकिन उन सभी दृश्यों की यादें और भावनाएं धीरे धीरे मुझे मानसिक रूप से बदल रही थीं और मेरे वर्तमान स्वरूप को खा रही थीं। आखिरकार मानव मानसिकता अटूट नहीं होती। ऐसी कोई घटना देखकर व्यक्ति आसानी से मानसिक रूप से टूट सकता है। या यूं कहे कि क्योंकि मैं अपने भविष्य की यादों का अनुभव कर रहा था, मेरा वर्तमान स्वरूप दूसरे मैं द्वारा अधिलेखित किया जा रहा था। क्या इसका मतलब यह है कि मेरा वर्तमान स्वरूप अंततः किसी दिन गायब हो जाएगा और अभी जो स्वप्न आया वह मेरे पिछले जीवन के, सृष्टि के ईश्वर के बारे में था, है ना? मुझे बार बार ये सपने क्यों आते हैं? इसका क्या मतलब है? हारुतो, क्या तुम वाकई ठीक हो? तुम इतने अच्छे नहीं लग रहे हो। हाँ, तुम सचमुच पीले हो। आलिया और निकिता ने अपनी चिंता व्यक्त की। नहीं, मैं ठीक हूँ, इसकी चिंता मत करो। उद्धरण चिन्ह। मैंने व्यंग्यात्मक मुस्कान दिखाते हुए कहा। हम आगे बढ़ते रहे और रास्ते में हमें और भी भूत मिले, लेकिन मेरी तलवार, जादू या आलिया की हवा और निकिता की बर्फ और बिजली ने उन्हें आसानी से मार गिराया। अंततः हम एक बड़े प्रवेश द्वार पर रुके जो आगे चलने का एकमात्र रास्ता था। प्रवेश द्वार पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ था, जिसका व्यास 20 मीटर चौड़ा था और उस पर पत्थर की टाइलें लगी हुई थीं। ऐसा लगता है कि यह मार्ग का अंत है। आगे क्या होगा ये कहना मुश्किल है। सभी लोग अपनी सुरक्षा बनाए रखें और जो भी भूत आपको मिले उसे मार डालें, उनमें से एक को भी न छोड़ें। मैं जादुई इंद्री का उपयोग करके क्षेत्र का सर्वेक्षण भी करूंगा, इसलिए पीछे हटने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैंने बताया। आलिया और निकिता ने सिर हिलाया, जबकि बेन ने घबराहट में सिर हिलाया। अध्याय 97 होबगोब्लिन। हमारी दृष्टि अंधकार से ढकी हुई थी और जैसे ही हम प्रवेश द्वार के अंदर पहुंचे, अंधकार की सघनता के कारण मेरे लिए आगे देखना कठिन हो गया, यहाँ तक कि मेरे फैले हुए हाथ पर लगी हुई रोशनी की सहायता से भी। शुक्र है कि मैंने अपनी जादुई शक्ति को 20 मीटर के दायरे में आगे तक फैला दिया था, जिससे मैं निश्चिंत हो गया, क्योंकि मुझे यकीन था कि हम पर कोई घात या कोई गुप्त हमला नहीं होने वाला था। लगभग 20 मिनट चलने के बाद आखिरकार एक चमकदार रोशनी ने हमारी आंखों को ढक लिया। जैसे ही हम अंधेरे से बाहर निकले, एक विशाल आंतरिक भाग हमारी आंखों के सामने आ गया। छत लगभग 40 सेंटीमीटर ऊंची थी और एक विशाल कमरा जिसकी चौड़ाई लगभग 1 सेंटीमीटर व्यास की थी। गुफा के भीतरी भाग में भाले लिए कई भूत प्रेत खुलेआम घूम रहे थे। शुक्र है कि किसी भी भूत के लिए हमें देख पाना असंभव था, क्योंकि आलिया ने अपनी वायु आत्मा कला का उपयोग करके हमें बचा लिया था। जब तक हम हवा के अवरोध के अंदर हैं, हमें देखे जाने की संभावना कम है। फिर भी हमारी आवाज़ें सुनी जा सकती हैं। जब मैंने चारों ओर नज़र घुमाई तो मुझे अनगिनत बच्चे फल या सब्जियां खाते हुए दिखाई दिए। मुझे लगता है अब हम समझ गए होंगे कि ये भूत उन सभी खेतों से चोरी क्यों करते रहे। मैंने धीमे स्वर में बुदबुदाया, लेकिन मेरी आवाज़ तेज होने के बावजूद आसानी से सुनी जा सकती थी। आलिया ने इस तरह सिर हिलाया कि उसके लंबे हरे बाल हिलने से हल्के से लहरा उठे। फिर उसने अपने गाल खुजाए और फिर थोड़ी असहज आवाज़ में पूछा, क्या हमें सचमुच उन सभी शिशु भूतों को मार देना चाहिए? हाँ, हमें ऐसा करना चाहिए। गोबलिन बहुत प्रतिशोधी प्राणी होते हैं, तुम्हें पता है। अगर तुम उन्हें जिंदा छोड़ दोगे तो वे बदला लेने जरूर वापस आएंगे। क्या अभी से उनसे छुटकारा पाना बेहतर नहीं होगा? निकिता ने अपने सिर को एक प्यारे से झुकाव के साथ पूछा,
उसकी लाल आंखों में कोई हिचकिचाहट का संकेत नहीं दिखा जब उसने अपने विचारों को जोर से व्यक्त किया। मैंने अवचेतन रूप से उसकी बातों पर अपना सिर हिलाया। गांव के खेतों पर आसानी से दोबारा हमला हो सकता है। अगर हम उनमें से किसी को भी छोड़ दें तो बाद में उनमें से एक भी उपद्रवी हो सकता है। मैं कहता हूं कि हम उन्हें यहीं खत्म कर दें, बजाय इसके कि वे बड़े होकर फिर से ग्रामीणों के दरवाजे पर दस्तक देने लगे। इनके कारण कई गांव वालों का अपहरण भी हुआ। मेरी नज़र में इन दरिंदों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। हालांकि मेरी अभिव्यक्ति थोड़ी असहज हो गई क्योंकि मैंने सोचा कि क्या मैं उन सभी को मार दूं। मैं कब से इतना निर्दयी हो गया कि ऐसी बात सोचने लगा। मैंने मन ही मन सोचा, मैं सचमुच बदल रहा हूं, है ना? नहीं, हमें उन सबको मार देना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। मैंने कहा। आलिया और निकिता दोनों ने मुझे अजीब तरह से देखा, जबकि बेन, जो उन ग्रामीणों के साथ रहता था, ने मेरी ओर कृतज्ञता भरी निगाहों से देखा। ग्रग्रग्रा, हम। जैसे ही मैंने अपनी दृष्टि पुनः उन भूतों की ओर मोड़ी, उनकी आवाज़ों ने मेरा ध्यान आकर्षित कर लिया। कुछ तलवारों और ढाल से लैस थे, जबकि अन्य नंगे हाथ थे। लेकिन जब मेरी नज़र एक छोटे से धातु के पिंजरे पर पड़ी, तो मेरी पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं। उस पिंजरे के अंदर गांव के कई लापता लोग थे, छोटे बच्चों से लेकर अधेड़ उम्र के लोगों और कुछ वृद्धों तक। लेकिन जिस चीज़ ने मेरा खून खौला दिया, वह थी चारों ओर बिखरे खून से सने कटे हुए अन्न। पिंजरे के बाहर कमरे के दूर कोने में किशोरावस्था से लेकर मध्य युग तक की कई महिलाएं थीं, जिनके कपड़े फटे हुए थे और वे खून से लथपथ पड़ी थीं तथा उनके चेहरों पर खाली भाव थे। यहाँ तक कि एक मूर्ख भी आसानी से अनुमान लगा सकता है कि वहाँ क्या हुआ था। छी, ये निर्दयी कमीने! बेन अपनी उंगलियों को भींचते हुए जोर से दहाड़ा। उसकी दहाड़ इतनी तेज नहीं थी कि पूरे कमरे तक पहुंच सके, लेकिन मैं थकी हुई आहें भरने की इच्छा को रोकते हुए अपने माथे पर हाथ रखे बिना नहीं रह सका। मैंने मन ही मन सोचा, यही कारण है कि जासूस अपने साथ मिशन पर बहुत अधिक लोगों को नहीं लाते। हारू तो चलो कुछ समय के लिए छिप जाएं और निरीक्षण करें, तुम क्या कहते हो? इस अवरोध को बनाए रखने से बहुत सारा समाप्त हो गया। हाँ, मैं सहमत हूँ, मैंने हल्के से सिर हिलाते हुए कहा। अब जबकि हम चारों ओर से घिर चुके हैं, तो बेहतर होगा कि हम अपना ज्यादा से ज्यादा मान बचाएं। ओरी लाउडिस। मैंने धीरे धीरे अपने भौतिक शरीर को बढ़ाने के लिए मंत्र का जाप किया। धीरे धीरे एक सफ़ेद चमक मेरे शरीर को घेरने लगी। मुझे लगा कि मेरी हड्डियां सख्त होने लगी हैं और मेरी कोमल त्वचा मजबूत हो गई है। ओरी लाउडिस। मंत्र शरीर को मन से कहीं अधिक बढ़ा देता है। केवल मानव शरीर में स्थित मान का प्रयोग करने पर उपयोगकर्ता सामान्य मानव की तुलना में केवल 20 गुना अधिक शक्ति प्राप्त कर पाता है, लेकिन ओरी लाउडिस मंत्र से शरीर लगभग 50 गुना अधिक शक्तिशाली हो जाता है। इस प्रकार इसे एक उच्च स्तरीय प्रकाश मंत्र माना जाता है। चलो वहाँ उन बक्सों के पीछे छिप जाते हैं, हमें वहाँ से बेहतर दृश्य दिखाई देगा। मैंने कोने में रखे बक्सों की ओर इशारा करते हुए कहा। हम दोनों के बीच की दूरी लगभग 30 मीटर थी। उस क्षण मैं अपनी गति के साथ अपने मूल स्थान गायब हो गया। मैंने आसानी से एक पल में 30 मीटर की दूरी तय कर ली। ये देखकर कि आलिया और निकिता दोनों ही आगे बढ़ने से पहले हताश होकर आहें भर रही हैं, निकिता ने जल्दी से बेन को पकड़ लिया और उसे राजकुमारी की तरह उठाकर ले गई। क्या अपने शरीर की स्थिति के कारण वह निकिता के खूबसूरत चेहरे को करीब से देखने के लिए मजबूर हो रहा था। यह महसूस करते हुए कि उसका चेहरा कितना सुंदर और परिष्कृत था, उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। कुछ गड़बड़ है क्या? निकिता ने पूछा, उसकी नज़रें उस पर पड़ती हुई महसूस करते हुए। उसने उत्सुकता से अपना सिर झुका लिया। उसके लंबे चांदी जैसे बाल धीरे से एक तरफ झूल रहे थे। बिल्कुल नहीं, उन्होंने घबराहट में कहा कि उनका चेहरा तोड़ने के लिए तैयार पके सेब की तरह लाल हो गया है। आलिया, जो बगल से उनकी बातचीत देख रही थी, ने अपना मुंह ढकते हुए हंस दिया। फुफुफु, अब निकिता, तुम उसे यहाँ घबराने के लिए दोषी नहीं ठहरा सकती, क्योंकि हर रोज कोई इतना भाग्यशाली नहीं होता कि उसे एक खूबसूरत युवती राजकुमारी की गोद में उठा ले जाए। आलिया ने शरारत से हंसते हुए कहा। लगता है उसे निकिता और बेन के बीच के माहौल में मजा आ रहा है। आलिया की बातें सुनकर निकिता का चेहरा लाल हो गया। मैं सुंदर हूँ, क्या तुम्हें इस बात का यकीन है? उसने उत्सुकता से पूछा। उसकी सुंदर लंबी नौ चांदी जैसी लोमड़ी की पूंछें इधर उधर हिल रही थी, क्योंकि उसके लोमड़ी के कान खड़े हो गए थे। उसकी प्रतिक्रिया देखकर आलिया खुद को रोक नहीं सकी और मन ही मन कड़वी मुस्कान देने लगी। ऐसा लग रहा था कि यह लड़की वास्तव में नहीं जानती थी कि वह कितनी सुंदर है। एक नज़र किसी भी पुरुष को आसानी से वश में कर सकती थी,
लेकिन निकिता, जो अब तक केवल लड़ने और मजबूत बनने के बारे में सोचती थी, वह अपने स्वयं की स्त्री आकर्षण के बारे में पूरी तरह से अनजान थी। आलिया अपने रूप को देखकर और उसकी तुलना अपने रूप से करने पर आह भरने से खुद को नहीं रोक सकी। मैं इस जानवर को मुझसे आगे निकलने नहीं दे सकता, उसने मन ही मन सोचा। यदि हारुतो उसे अधिक आकर्षक लगने लगे तो यह निश्चित रूप से उसके लिए एक दुष्स्वप्न होगा। मुझे अपना असली रूप वापस पाने का कोई रास्ता ढूंढना ही होगा, उसने मन ही मन सोचा। लेकिन अभी उसे मौजूदा हालात पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत थी। चलो इस बारे में बाद में बात करते हैं, अभी हमें चलना होगा, अन्यथा हारुतो हम पर गुस्सा हो जाएगा। आलिया की नम पन्ने जैसी आंखें अर्धचंद्राकार हो गईं और उसने ठंडे स्वर में उत्तर दिया। निकिता और बेन दोनों ने सिर हिलाया। निकिता अपनी मानसिक शक्ति का इस्तेमाल करके अपनी गति बढ़ाने के लिए अपने शरीर को मजबूत बनाती है और फिर जमीन से उछलकर धीरे से हवा में उछलकर उस जगह पहुंचती है जहां हारुतो छिपा हुआ था। आलिया का शरीर शीघ्र ही हवा में बिखर गया और उस स्थान गायब हो गया। हम कमरे के एक कोने में रखे फलों या सब्जियों से भरे विभिन्न डिब्बों के पीछे छिप गए। एक शक्तिशाली राक्षसी आभा ने कमरे को भर दिया जिससे हर कोई थोड़ा सा डर गया। मेरा शरीर जम गया, जैसे मेरे शरीर पर एक शक्तिशाली दबाव पड़ा हो, मानो किसी ने मेरे शरीर पर कई किलोग्राम वजन वाली कोई भारी वस्तु रख दी हो। मैं घुटने के बल गिर गया, जबकि निकिता मुश्किल से खड़ी हो पा रही थी, हालांकि उसके घुटने थोड़े मुड़े हुए थे। बेन जमीन पर गिर पड़ा, जबकि आलिया ही एकमात्र ऐसी थी जो अभी तक उस भारी दबाव से प्रभावित नहीं हुई थी। छी, वह क्या था? मैंने पूछा, क्योंकि मैं वापस खड़े होने की पूरी कोशिश कर रहा था, जबकि लगातार दबाव मुझे वापस नीचे धकेल रहा था। लेकिन मैंने अपने मन का उपयोग करके अपने शरीर को उस बिंदु तक मजबूत करने के लिए इसे सहन किया जहां दबाव अब कोई समस्या नहीं थी। हारुतो, ये दबाव एक रैंक राक्षस का है, अपनी सुरक्षा कम मत करो। उद्धरण चिन्ह। आलिया ने कड़ी चेतावनी दी। उसकी पतली सीधी भौहें चिंता में थोड़ी सिकुड़ गईं। ठोकर 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 ठोकर। पूरे मैदान में हल्का सा कंपन फैल गया और एक जोरदार धमाके की आवाज निकट आती हुई सुनाई देने लगी। उस राक्षस को देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं जो अभी अभी प्रकट हुआ था। उसकी त्वचा हरी थी और उसने फटे हुए कपड़े पहने थे जो उसके शरीर पर लिपटे एक छोटे से कपड़े के अलावा कुछ नहीं लग रहे थे। ये जीव एक भूत था। हालांकि अब तक हमने जितने भी भूत देखे हैं उनसे अलग इसमें एक बड़ा अंतर था। ये गॉब्लिन 7 फीट लंबा था और इसकी मांसपेशियां कई स्थानों पर उभरी हुई थी। इसकी आभा भी सामान्य गॉब्लिन से तुलना करने पर कहीं बेहतर थी, या यूं कहें कि वास्तव में इसकी कोई तुलना ही नहीं है। वह क्या है? मैं चौंक कर चिल्लाया। मेरी पीठ पर ठंडा पसीना दौड़ गया जब मैंने उस भूत को देखा जो यहाँ मौजूद बाकी सभी भूतों का सरदार लग रहा था। वे सभी उसे गहरे सम्मान से देख रहे थे, ठीक उसी तरह जैसे इंसान किसी राजा को देखते हैं। यह एक भूत है, निकिता ने गंभीर स्वर में कहा। हॉबगोब्लिन को गॉब्लिन का राजा माना जाता है। हालांकि वे बहुत बुद्धिमान प्राणी नहीं होते, फिर भी उनकी युद्ध क्षमता औसत गॉब्लिन से कहीं ज्यादा होती है। दरअसल 5 हॉबगोब्लिन आसानी से एक बड़े गांव को तबाह कर सकते हैं, निकिता ने समझाया। उसकी लाल आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं जब उसने उस भूत को घूरा। उसकी आंखों में स्पष्ट हत्या का इरादा था। स्थिति को देखते हुए आलिया का चेहरा शांत था, जबकि इसके विपरीत बेन का चेहरा कागज के पन्ने की तरह पीला था। मैंने स्थिति को देखते हुए कुछ और नहीं कहा। चरमराहट। धातु के पिंजरे का दरवाजा खुला और एक युवा लड़की, जो किशोरावस्था में थी और जिसके बाल थोड़े गहरे लाल रंग के थे, बाहर आए। भूत ने उसकी गर्दन पकड़ ली और उसे घसीटते हुए अपने पिंजरे की ओर ले गया। क्या? उसके मुंह से एक प्यारी सी चीख निकली जब वह गति से बलपूर्वक खींची गई और घुटनों के बल गिर गई। भूत ने अपने भाले की नोक उसकी कोमल नाजुक गर्दन पर तान दी। एक लाल बालों वाली लड़की थोड़ा सा सिहर उठी जब नुकीली नोक ने उसकी गर्दन को छुआ, उसकी खूबसूरत गर्दन को काट दिया, जिससे थोड़ा खून बहने लगा और भूत ने उसकी भयभीत आंखों में डरावनी नजरों से देखा, मानो उसे उसके डरे हुए भाव का आनंद आ रहा हो। इसके बाद वह उसे एक बार फिर जबरदस्ती घसीटकर उस भूत की ओर ले गया। नहीं, कृपया ऐसा मत करो, कृपया कोई मेरी मदद करो, लाल बालों वाली लड़की ने विनती की। लेकिन पिंजरे के अंदर बैठे अन्य सभी लोग पहले ही सारी उम्मीद खो चुके थे, क्योंकि उनकी आंखें खाली और खोखली थीं और वे अपने घुटनों को गले लगाकर बैठ गए थे। भूत धीरे धीरे उसे हॉबगोब्लिन के करीब ले आया और उसे ऐसा करने में समय लगा, मानो उसे उसके संघर्ष में सचमुच आनंद आ
रहा हो। जैसे जैसे वह हॉबगोब्लिन के करीब पहुंचती गई, उसके पीले गालों पर आंसू बहने लगे और उसका दिल ठंडा होता गया तथा वह निराश होती गई। मदद के लिए गुहार लगाते हुए उसका मुंह हिल गया, लेकिन दुर्भाग्य से किसी ने उसकी पुकार का जवाब नहीं दिया। पिंजरे के अंदर मौजूद ग्रामीण छोटी बच्ची को धीरे धीरे हॉबगोब्लिन के पास ले जाते हुए देखने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते थे और प्रार्थना कर रहे थे कि उनकी बारी न आए। सभी पुरुषों की तरह गॉब्लिन भी सुंदर महिलाओं के प्रति आकर्षित होते थे, क्योंकि उनकी पसंद एक जैसी थी। कई महिलाएं अक्सर गॉब्लिन द्वारा अपवित्र हो जाती थीं। यही कारण है कि ऐसे राक्षस हैं जिन्हें बिना किसी प्रश्न के मार दिया जाना चाहिए। उसके चेहरे पर डरी हुई मुस्कान देखकर हॉबगोब्लिन प्रसन्नतापूर्वक हंसने लगता है, क्योंकि उसका भद्दा चेहरा प्रसन्न मुस्कान में बदल जाता है। ग्रारारारा, हॉबगोब्लिन की हंसी से पूरा स्थान भर गया। एक शक्तिशाली सुपरसोनिक लहर फैल गई। लाल बालों वाली लड़की ने अपने कान ढक लिए, क्योंकि हॉबगोब्लिन की तेज हंसी से उसके कान का पर्दा फटने का खतरा था। आखिरकार अब वह भूत से बस 2 कदम की दूरी पर थी। भूत के उसकी ओर हाथ बढ़ाने और उसे उठाने की कोशिश करने का इंतजार करने के बजाय लाल बालों वाली लड़की ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं, क्योंकि मनराती निराशा उसके करीब आ रही थी। लेकिन स्कूश, धमाका, हवा में ब्लेड के काटने की आवाज सुनी जा सकती थी। साथ ही एक वस्तु को घूमते हुए देखा जा सकता था जो हवा में उड़ते हुए हरे रक्त की बूंदें छिड़क रही थी। जल्द ही हॉबगोब्लिन का हाथ जोर से जमीन पर गिर गया। ओए, क्या तुम सोचते हो कि तुम किसी बड़े आदमी की तरह काम करते हुए अनगिनत इंसानों की जिंदगी से खिलवाड़ कर सकते हो? एक जानलेवा ठंडी आवाज सुनाई दी, जिसमें हत्या के इरादे थे। वह एक किशोर था, जिसके थोड़े लंबे रेशमी काले बाल थे और उसने एक लंबा काला कोट पहना हुआ था, जिससे एक हल्की सी चमक निकल रही थी और साथ ही धारियों से बिजली की चिंगारियां भी निकल रही थीं। उसने अपने कंधे पर खून से चमकती तलवार रखी थी। अध्याय 98, बिना पछतावे के हत्या। लाल बालों वाली लड़की को भूत के पास लाए जाने से कुछ सेकंड पहले के समय में थोड़ा पीछे जाएं। क्या हमें कुछ नहीं करना चाहिए? बेन, जो अब तक स्थिति को घबराहट से देख रहा था, अचानक बोल पड़ा। लाल बालों वाली लड़की को भूत गर्दन से हथकड़ी पकड़कर स्टील के पिंजरे से बाहर घसीट रहा था। गुस्से से उसने दांत पीसते हुए अपनी मुठियां भींच लीं। शांत हो जाओ, अपनी भावनाओं को हावी न होने दो। मैं उन भूतों को इंसानों की जिंदगी के साथ मनमानी करने की इजाजत नहीं दूंगा, लेकिन अभी मैं बिना सोचे समझे कूदने के बजाय कोई योजना बनाना चाहता हूँ। मैंने उस भूत को जानलेवा इरादे से घूरते हुए कहा। लड़ाई लड़ने वाला एकमात्र भूत वही हॉबगोब्लिन था, लेकिन वहां इतने सारे भूत थे कि गिनना मुश्किल था। मेरी नज़र निकिता पर पड़ी, जो इस समय मेरे बाईं ओर खड़ी थी और उसकी लाल आंखें हत्या के इरादे से चमक रही थीं। अरे निकिता, वह तुरंत अपनी घबराहट से बाहर आए और गंभीर चेहरे के साथ अपना ध्यान मेरी ओर लगाया। क्या तुम्हें लगता है कि तुम नीचे उन भूतों का ख्याल रख सकते हो? मैं खुद ही उस भूत से निपटने जा रहा हूँ। मैं समझ गया। अगर आप चाहते हैं कि कोई इतनी बड़ी संख्या में गोबलिनों को खत्म कर दे, तो यह मेरे लिए आसान है और आलिया की मदद से इसमें बस कुछ ही मिनट लगेंगे। उद्धरण चिन्ह। ठीक है, इसे मुझ पर छोड़ दो। ध्यान रखना कि तुम मुझे धीमा न करो, ठीक है जानवर? आलिया ने धीरे से अपने मुलायम होठों पर हाथ रखते हुए हंसते हुए कहा। आलिया की टिप्पणी सुनकर निकिता की गोल भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। अपनी गति धीमी मत करो, यही मेरी लाइन है। और मुझे लगा कि मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है, लेकिन तुम्हें अपनी जगह पता होनी चाहिए। ओह, तो फिर हम शर्त क्यों न लगाएं? उद्धरण चिन्ह। बेट, आप किस तरह की शर्त की बात कर रहे हैं? निकिता ने आलिया को सावधानी से देखते हुए पूछा। किसी कारणवश वह आलिया के साथ शर्त लगाने में असहज लग रही थी। हालांकि मुझे भी लगता है कि इस शर्त में कुछ तो गलत था, और जब मैंने इसकी विषय वस्तु सुनी तो मैं राहत की सांस लिए बिना नहीं रह सका। जैसे ही आलिया ने अपना मुंह खोला, उसकी पन्ने जैसी आंखें शरारत से चमक उठी। फुफुफु, ये वास्तव में आपके लिए असंभव नहीं है। अगर मैं सबसे अधिक गॉब्लिन को मार देता हूं तो मुझे आज रात हारुतो के साथ एक ही बिस्तर पर सोने की अनुमति होगी। लेकिन यदि आप सबसे अधिक मारते हैं तो आपको एक ही बिस्तर के अंदर सोना होगा। अच्छा, आप क्या कहती हैं, बर्फ राजकुमारी? उसने सहजता से पूछा और मन ही मन खुशी से हंसने लगी। इस बीच निकिता कई सेकंड तक बिना बोले अपना मुंह खोले वहीं जमी रही। इस समय उसका आमतौर पर पीला गाल अब हल्के लाल रंग में रंग गया था। क्या तुम सचमुच सोचते हो कि मैं ऐसा अभद्र काम करने जा रहा हूँ? और तुम जानते हो कि एक अविवाहित पुरुष और महिला को एक साथ नहीं सोना चाहिए, है ना?
निकिता ने हकलाते हुए कहा, लेकिन आलिया ने बिना ज्यादा परवाह किए कंधे उचका दिए। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरी मर्जी के बिना उन्होंने ऐसी शर्त क्यों लगाई। हालांकि मुझे लगता है कि कोई भी मुझसे यह नहीं पूछेगा कि मैं इसके बारे में कैसा महसूस करता हूँ। ईमानदारी से कहूँ तो एक ही बिस्तर पर खूबसूरत महिला के साथ सोना मेरे लिए तनावपूर्ण है और इससे मुझे सोने में कठिनाई होती है। जब मैं उन दोनों को अलग करने ही वाला था कि एक जोरदार गुहार मेरे कान में पड़ी। नहीं, कृपया ऐसा मत करो, कृपया कोई मेरी मदद करो। हॉबगोब्लिन ने लाल बालों वाली लड़की को पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। छी, लगता है मेरे पास कोई चारा नहीं है। उद्धरण चिन्ह, मैं उस भूत का सामना करने जा रहा हूँ। आलिया, निकिता सुनिश्चित करेगी कि वे अन्य भूत मेरे रास्ते में न आए। और बेन यही रहेगा और हिलेगा नहीं। ओरी लाउडिस, मैंने अपने भौतिक शरीर को ऊपर उठाने के लिए मंत्र का जाप किया और जमीन से उछलकर हवा में ऊंची छलांग लगाई। साथ ही मैंने अपनी कमर पर बंदी तलवार को भी बाहर निकाला। जब मैंने अपनी रक्षात्मक शक्ति बढ़ाने के लिए अपनी जादुई शक्ति का प्रयोग किया तो मेरे कोट से चिंगारियां निकलने लगी। स्वाश, धमाका, ग्रारारारा। वह भूत अपनी कटी हुई बांह पकड़े दर्द से तड़प रहा था और पागलपन भरी आंखों से मुझे घूर रहा था। जैसे ही मैंने अपनी तलवार अपने दाहिने कंधे पर रखी, एक क्लिक की आवाज गूंजी। गरारारा। हॉबगोब्लिन के मुंह से एक भयंकर दहाड़ निकली। जैसे ही उसका कटा हुआ हाथ और मांस के छोटे छोटे टुकड़े धीरे धीरे इकट्ठा हुए, उसका गायब हाथ फिर से बन गया और पूरी तरह से अपनी पुरानी अवस्था में आ गया। ये देखकर मेरी भौहें तंग गईं। ये चीज पुनर्जीवित हो सकती है। मुझे लगता है कि इसे पूरी तरह से मारने के लिए मुझे इसके पूरे शरीर को नष्ट करना होगा। इस पर मैंने धीरे से अपनी तलवार नीचे की ओर खींची और उस भूत को ठंडी निगाहों से देखते हुए एक रुख अपनाया। अरे, तुम्हें डराने के लिए मुझे माफ करना, लेकिन क्या तुम थोड़ी देर के लिए वहां जा सकते हो? यहाँ हालात बहुत खतरनाक हो सकते हैं। मैंने धीरे से अपना सिर अपने कंधे पर थोड़ा सा घुमाया और पीछे खड़ी लाल बालों वाली लड़की को देखा। उसकी अभिव्यक्ति वास्तव में दयनीय थी क्योंकि उसके गालों पर धीरे धीरे आंसू बह रहे थे, लेकिन मैंने उस जगह की ओर इशारा किया जहां वर्तमान में छिपा हुआ था, इसलिए मैं उसके बारे में चिंता किए बिना आराम कर सकता था। जहां तक बाकी ग्रामीणों का सवाल है, चूंकि वे फिलहाल पिंजरों में बंद थे और उन्हें कोई खतरा नहीं था, इसलिए मैं बिना किसी चिंता के हॉबगोब्लिन पर ध्यान केंद्रित कर सकता था। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। मैंने अपनी आंखों के कोने से देखा कि कई भूत प्रेत एक भाला पकड़े हुए हैं और अचानक उन्होंने उसे मेरी ओर फेंक दिया। भाले बहुत तेज गति से हवा में उड़ गए। छी, जैसे ही भाले पास आए, मैंने झुंझलाहट में अपनी जीभ चिटकाई, लेकिन स्विश स्विश स्विश, भाला आसानी से विक्षेपित हो गया क्योंकि तेज गति से चलती हुई चांदी की रोशनी की कई चिमके उन्हें रोक रही थी। हवा में निकिता की चांदी की लोमड़ी की पूंछें एक सांप की तरह घूम रही थी जो अपने शिकार को भागने से मना कर रही थी। एक चाबुक की तरह वह अपनी 9 चांदी की पूंछों का उपयोग करके हमला करती है और आसानी से उन सभी भालों को रोक देती है जो मेरी दिशा में उड़ते हुए आ रहे थे। एक क्षण के लिए मेरी नजरें उसकी लाल आंखों से मिली। उसने अपना सिर हिलाया, उसके बाद उसके गुलाबी होंठ एक निडर मुस्कान में ऊपर की ओर मुड़ गए। हुश हुश हुश, ग्रारारा ग्रारारा ग्रारारा। ब्लेड के रूप में हवा उनकी दिशा में उड़ती हुई आए और बिना किसी प्रतिरोध के ही गोबलिनों के शरीर टुकड़ों में कट गए। एक विशाल चट्टान के ऊपर खड़ी होकर युद्ध के मैदान को देखती हुई, अपने लंबे हरे बालों को हल्की हवा के साथ आगे पीछे झुलाती हुई, घुटनों तक लंबा गाउन पहने हुए, हवा की महान आत्मा आलिया की सुंदरता ऐसी थी कि किसी की भी सांसें थम सकती थीं। उसने अपने हाथ के एक झटके से पल भर में 50 भूतों को आसानी से मार गिराया। भूतों की कई लाशें जमीन पर बिखरी दिखाई दे रही थीं। ये है, अच्छा निकिता, लगता है मैं आगे हूँ। मुझे लगता है आज रात हारुतो को गले लगाने में मुझे मजा आएगा, आलिया ने कहा। जैसे ही उसने अपने गालों को लाल रंग से रंगा और वह दिवास्वप्न देखने लगी, उसने अपने शरीर को गले लगा लिया। आलिया की बातें सुनकर निकिता का चेहरा लाल हो गया और वह वहीं रुक गई। अरे तुम विकृत आत्मा हो, मुझे अपनी श्रेणी में मत रखो। और मैं अभी तक गंभीर भी नहीं हूँ, निकिता ने अपना हाथ ऊपर उठाते हुए कहा। उसी समय अनगिनत बर्फ की तलवारें, बर्फ के भाले, बर्फ के खंजर प्रकट हुए। फिर उसने मुट्ठी भींची और फिर अपना उठा हुआ हाथ नीचे की ओर लाया। स्वाश 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 स्वूश। जब सभी दिशाओं से निर्दयतापूर्वक भूतों पर आक्रमण किया गया तो एक जोरदार ध्वनि गूंज उठी। यहाँ तक कि ढालों से सुसज्जित भूतों को भी या तो हवा के एक ब्लेड या बर्फ के एक ब्लेड से निर्दयतापूर्वक टुकड़ों में काट दिया गया। सचमुच बचने का कोई रास्ता नहीं था।
पिंजरों के अंदर मौजूद सभी ग्रामीण हक्के बक्के होकर ये दृश्य देख रहे थे। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 डॉट। वे लड़कियां सचमुच राक्षस हैं, है न? कोने में रखे विभिन्न बक्सों के पीछे छिपे बेन ने अपनी हैरानी व्यक्त की, साथ ही उसके मुंह के कोने भी फुलकते रहे। लाल बालों वाली लड़की बार बार पलकें झपकाते हुए अपने सामने के दृश्य को शून्य भाव से देख रही थी। ऐसा प्रतीत होता है कि अनंत काल तक गुफा भूतों की चीखों से भरी रही, मानो वे सबसे बुरी यातना से गुजर रहे हों। मैं आलिया और निकिता को घूर रहा था, जो इस समय बिना किसी परवाह के कि वे बड़े हैं या बच्चे, बाएं दाएं गोबलिनों का कत्लेआम कर रही थी। अचानक मुझे उन गोबलिनों पर थोड़ा तरस आने लगा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। उन दोनों को सचमुच पश्चाताप शब्द का अर्थ नहीं पता है ना? मैंने मन ही मन कुछ बुदबुदाया और फिर अपना ध्यान उस होबगोब्लिन की ओर लगाया जो इस समय मेरे सामने खड़ा था। होबगोब्लिन के हाथ में एक लंबी तलवार थी जो लगभग 8 सेमी लंबी थी। अपनी विशालकाय काया के लिए अनुपयुक्त गति से होबगोब्लिन ने हमारे बीच की दूरी को कम किया और अपनी तलवार को लंबवत नीचे की ओर घुमाया। झनकार! जब मैंने अपनी तलवार को क्षैतिज रूप से पकड़े हुए हॉबगोब्लिन की लंबी तलवार को रोका तो एक स्पष्ट धातु जैसी ध्वनि गूंजी। जिस जमीन पर मैं खड़ा था वह भारी दबाव के कारण टूट गई और 5 सेंटीमीटर व्यास का एक बड़ा गड्ढा बन गया जिससे धूल और मिट्टी उड़ने लगी। छी! मुझे लगता है तुम्हारी ये मांसपेशियां सिर्फ दिखावे के लिए नहीं हैं। तो फिर मुझे लगता है कि अगर मैं इसे गंभीरता से नहीं लूंगा तो मैं बहुत मुसीबत में पड़ जाऊंगा। मैंने कुछ कड़वाहट से बुदबुदाया। अगर मैंने अपने भौतिक शरीर को पहले नहीं उभारा होता तो मुझे यकीन है कि मैं आसानी से अभिभूत हो जाता। मैंने एक कदम आगे बढ़ाया और फिर हॉबगोब्लिन की लंबी तलवार को बलपूर्वक दूर धकेल दिया। एक तेज चरमराहट की आवाज आई और हमारे ब्लेड एक दूसरे को रगड़ने से चिंगारियां उड़ने लगी। हाँ, मैं आगे बढ़ा और अपनी तलवार को उसकी छाती की ओर सीधा ऊपर की ओर घुमाया, लेकिन क्लैंग! हमारी तलवारें आपस में टकराईं और हम दोनों को पीछे धकेल दिया गया। मुझे 4 कदम पीछे हटना पड़ा जबकि होबगोब्लिन 2 कदम पीछे हट गया। मेरे शरीर के मजबूत हो जाने के बावजूद भी हमारे बीच शारीरिक शक्ति में भारी अंतर अभी भी बहुत अधिक है। शायद निकिता जैसा कोई तुम्हें अच्छी चुनौती दे सके, मैंने सोचा। फिर मेरा दाहिना पैर आगे बढ़ा। फिर मैंने अपनी तलवार इतनी बार घुमाई कि उसके बाद प्रकाश की कई चमकें उस भूत प्रेत पर पड़ती दिखाई दी। ग्रारारा! हालांकि होबगोब्लिन ने अपनी तलवार को मजबूती से पकड़ लिया, क्योंकि उसकी मांसपेशियां बार बार उभर रही थीं, क्योंकि वह अपनी तलवार को हवा में घुमा रहा था। एक धातु की ध्वनि के बाद चिंगारियों ने क्षेत्र को ढक लिया, क्योंकि हम एक बार फिर से झटके से पीछे धकेल दिए गए थे। उस मामले में फिर अपना हाथ जमीन पर रखता हूँ। पृथ्वी माता, मेरे लक्ष्य को भेदो। पृथ्वी शूर। उद्धरण चिन्ह ई। एक बड़ी जादुई संरचना ने जमीन को ढक लिया। उसी समय जमीन हिल गई क्योंकि जमीन से एक लंबा खंभा बाहर निकला। होबगोब्लिन को खतरे का आभास हुआ और उसने हमारे बीच दूरी बनाने की कोशिश की। हालांकि दुर्भाग्यवश मेरा उसे भागने देने का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि 20 सेंटीमीटर से अधिक ऊंची मिट्टी की एक गांठ असमान जमीन से ऊपर की ओर उठ रही थी और होबगोब्लिन के शरीर में घुस रही थी। गरारारा! कई अन्य गॉब्लिन जो प्रीफेक्ट यूनियन के साथ आलिया या निकिता से लड़ रहे थे, अचानक हमले के लिए तैयार नहीं थे। वे घबरा गए क्योंकि उनकी युद्ध संरचना आसानी से टूट गई थी और वे चारों ओर बिखर गए और अंततः तब मर गए जब धरती का खंभा जमीन से बाहर निकला और एक दूसरे से टकराने के बाद उनके या तो हृदय या सिर में छेद हो गया। ग्रारारारा! होबगोब्लिन ने मुझे रक्तरंजित आंखों से घूरा। जैसे ही उसने अपने शरीर को, जो छाती से टकराया हुआ था, बलपूर्वक बाहर खींचा, हरे रंग का खून उसकी छाती से नीचे की ओर बह रहा था। जैसे ही उसने अपनी लंबी तलवार पर अपनी पकड़ मजबूत की मुझे यकीन है कि इससे आपको चोट लगी होगी, है ना? लेकिन यह निश्चित रूप से सबसे बुरा दर्द नहीं है जो आप यहाँ अनुभव करने जा रहे हैं, मैंने ठंडे स्वर में कहा और मार डालने का इरादा छोड़ दिया। मैंने अपनी तलवार की मूठ पर अपनी पकड़ भी मजबूत कर ली और साथ ही अपना बायां हाथ उस भूत की ओर बढ़ा दिया। अग्नि की माता, मेरे लक्ष्य को जला दो, अग्नि विस्फोट करो। उद्धरण चिन्ह। मेरी फैली हुई हथेली के सामने एक जादुई चक्र प्रकट हुआ, जिसके मध्य में आग की एक बड़ी धारा एकत्रित होकर संघनित हो रही थी। तापमान बढ़ने के कारण गुफा के अंदर मौजूद सभी लोगों को बहुत पसीना आने लगा। ग्रारारा! गड़गड़ाहट! हॉबगोब्लिन ने अपने विशाल शरीर को प्रभावशाली गति से आगे की ओर झपट्टा मारा, जिससे गुफा लगातार हिलती रही। पहले की जादुई संरचना से मेरे फैले हुए हाथ से ज्वाला की एक धारा हॉबगोब्लिन की दिशा में चली गई और उसे आग के समुद्र में समाहित कर लिया। मुझे लगता है वे सही थे,
आप में सचमुच बुद्धि की कमी है। गरारारा हॉबगोब्लिन का चेहरा दर्द से तड़प रहा था। वह अपनी लंबी तलवार को बेतरतीब ढंग से घुमाते हुए इधर उधर छटपटा रहा था, मानो अपने विशाल शरीर को ढकने वाली आग को बुझाने का प्रयास कर रहा हो, लेकिन चाहे वह कितना भी छटपटाए, उसके प्रयास असफल रहे। देखिए, तीव्र गर्मी के कारण यह अपने शरीर को आग की लपटों से जलाए जाने से पहले पुनर्जीवित नहीं हो सकता। आलिया ने टिप्पणी की, उसकी पन्ने जैसी आंखें हल्की सी चमक रही थीं। हाँ, अगर मुझे सही से याद है तो अग्नि विस्फोट उच्चतम स्तर का अग्नि जादू है ना? हाँ, ऐसा लगता है कि इस बार मेरी सहायता की आवश्यकता नहीं थी। उद्धरण चिन्ह। आलिया ने कंधे उचकाते हुए कहा। मैं खुद को रोक नहीं पाए और एक हल्की सी हंसी हंस पड़ी। इस समय तक हॉबगोब्लिन्स की चीखें पूरी तरह बंद हो चुकी थीं क्योंकि आग की लपटें अभी भी तेज जल रही थीं, लेकिन गड़गड़ाहट, धमाका, एक शक्तिशाली भूकंप ने गुफा को हिला दिया और छत से अनगिनत पत्थर नीचे गिरने लगे। अध्याय 99 अजीब प्रतीक। भाग 1। धमाका, गड़गड़ाहट। एक भयंकर भूकंप ने जमीन को हिला दिया जिससे गुफा में भारी कंपन पैदा हो गया। जमीन फट गई और धूल का एक बादल उठ गया। बूम बूम बूम। छत पर चिपके हुए पत्थर शोर मचाते हुए जमीन पर गिरे और जहां भी गिरे वहां बड़े गड्ढे छोड़ गए। उसी समय गुफाओं की दीवार पर अनेक जादुई संरचनाएं प्रकट हुईं। इसी समय जादुई संरचनाओं को ढकने वाली सतह की दीवारों पर छोटी छोटी दरारें दिखाई देने लगीं। छोटी छोटी दरारें तेजी से फैल गई, जैसे किसी ने कांच पर हथौड़ा मारा हो। अरे, क्या हो रहा है? मैंने असमंजस में पूछा। वे जादुई संरचनाएं वहां नहीं थीं। कम से कम मैंने अब तक उनमें से किसी पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन कम से कम हमारे पहले के विचार सिद्ध हो गए हैं। ये पूरी गुफा किसी अज्ञात व्यक्ति का काम थी। इस गुफा के निर्माण के लिए कौन जिम्मेदार है, ये पूरी तरह रहस्य है। अभी हुई लड़ाई के कारण संभवतः गुफा की नींव अस्थिर हो गई है। ऐसा भी लगता है कि वे जादुई संरचनाएं अब इस गुफा को संभाल नहीं सकती। आलिया की पन्ने जैसी आंखें हल्की सी चमक रही थीं जब उसने बेपरवाही से मेरे सवाल का जवाब दिया। मैं पूछना चाहता था कि इस स्थिति में वह कैसे शांत रह सकती है, पर इसके लिए समय नहीं है। अब हमें जो करना है वह ये है कि सभी को अभी यहाँ से बाहर निकालना है। हमने उन भूतों से छुटकारा पाकर यह खोज पहले ही पूरी कर ली है। अब हमें सभी को यहाँ से जल्द बाहर निकालना है। निकिता ने अपने लंबे चांदी जैसे बालों को एक तरफ से चोटी में बांध लिया ताकि घूमना आसान हो सके और वह पास स्थित अन्य पिंजरों की जांच करने चली गई। उसी समय आलिया हवा का उपयोग करके पिंजरों पर हमला करती है, लेकिन उसके प्रयासों से कोई अच्छा परिणाम नहीं मिलता है। दूसरों की जांच करने के बाद निकिता जल्दी से वापस आ गई और थोड़ी गंभीर आवाज में बोली, ऐसा लगता है कि वहाँ जो पिंजरे हैं वे विशेष सामग्री से बने हैं जिनमें जादुई शक्ति के प्रति उच्च प्रतिरोध है। उसने पूरी गंभीरता से समझाया। मैं देख रहा हूँ, इसीलिए मेरे हमले काम नहीं कर रहे हैं। जिसने भी ये जगह बनाई है, ऐसा लगता है कि उसका उन ग्रामीणों को आज़ाद कराने का कोई इरादा नहीं था। उद्धरण चिन्ह। आलिया ने चिंतन में अपनी आंखें सिकोड़ते हुए कहा, छी, ये तो परेशान करने वाला है। मुझे इसकी परवाह नहीं कि ये चीजें किस चीज से बनी हैं। मैं इन्हें फाड़ डालूंगा। निकिता अचानक झुंझलाहट में बोली कि उसके दांत नुकीले दांतों में बदल गए हैं और उसके नाजुक नाखून लोमड़ी के पंजों में बदल गए हैं। अरे, क्या तुम शांत हो जाओगे पागल जानवर? क्या तुम सचमुच सोचते हो कि तुम्हारे पंजे उन धातु की सलाखों को खरोंच सकते हैं? आलिया ने पूरी तरह से हताश होकर पूछा। मैं खुद को हल्की सी हंसी रोक नहीं पाया। मेरी पीठ पर ठंडा पसीना आ रहा था क्योंकि हमारा समय धीरे धीरे खत्म हो रहा था। कई गांव वाले चीख चीख कर हमसे मदद की भीख मांग रहे थे। हालांकि वे लगातार जमीन पर पत्थरों के टकराने की आवाज में दब रहे थे। मैं निकिता के साथ वहां अन्य पिंजरों की भी कोशिश करूंगा। आलिया, तुम अन्य की भी कोशिश करो, ठीक है? सही, कृपया इसे मुझ पर छोड़ दें। निकिता और आलिया दोनों ने दृढ़ता से अपना सिर हिलाया। मैं तुरंत कई पिंजरों की ओर गया और उन्हें खोलने की कोशिश की, लेकिन मेरी पूरी ताकत लगाने के बावजूद धातु की छड़ 1 इंच भी नहीं हिली। छी, ये तो परेशानी वाली बात है। उद्धरण चिन्ह। मुझसे थोड़ी ही दूरी पर जमीन पर एक छोटी सी दरार दिखाई दी, जो धीरे धीरे फैल रही थी। इस दर पर पिंजरा संभवतः फटी हुई जमीन के बीच गिर जाएगा। मेरे पास अब चाबियां खोजने के लिए पर्याप्त समय नहीं है। ऐसा लगता है कि हमें उन्हें नष्ट करना होगा। मैंने अपनी हथेली आगे बढ़ाने से पहले सोचा, पवन की माँ, मेरे लक्ष्य को चीर डालो, पवन ब्लेड। मेरे हाथ के सामने एक जादुई संरचना प्रकट हुई और ब्लेड के रूप में हवा पिंजरे की दिशा में निकल पड़ी। कई गांव वाले डर के मारे सिहर उठे और अपनी आंखें बंद कर लीं।
हवा के झोंके धातु की सलाखों से सीधे टकराए, लेकिन वे बस हवा के झोंकों में बिखर गए। मुझे लगता है मुझे एक मजबूत आक्रमण की जरूरत है, मैंने हल्की सी आह भरते हुए कहा। पिंजरे के अंदर लगभग 20 अपहृत ग्रामीण थे, जिनमें से ज्यादातर महिलाएं थीं। मेरी नजरें दो खूबसूरत नीलम जैसी आंखों से मिली। एक जवान लड़की, जो मुझसे बस कुछ ही साल बड़ी लग रही थी, घबराई हुई सी मेरी तरफ बढ़ी। उसके कदम नाजुक थे और उसका शरीर कोमल और छोटा था। क्षमा करें, क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? उसने घबराहट से पूछा। उसकी आवाज़ धीमी और कानों को सुखद लगी। मैंने एक बार अपना सिर हिलाया और फिर निकिता की ओर देखा, जो मुझसे कुछ फीट पीछे खड़ी थी। जब हमारी नजरें मिली तो उसने अपने कोमल हाथों से धातु की सलाखों को पकड़ने से पहले सिर हिलाया। निकिता ने अपनी पकड़ मजबूत करते हुए दांत पीस लिए। जल्द ही धातु की सलाखों से एक अजीब सी आवाज आने लगी, क्योंकि वे घुल गईं और निकिता ने उन्हें अपनी जगह से हटा दिया। उसने उन्हें दोनों तरफ धकेल दिया, जिससे एक बड़ा छेद बन गया जिससे गांव वाले गुजर सके। हमने ये पहले क्यों नहीं किया? मैंने कुछ झुंझलाकर सोचा। नीलम जैसी आंखों और सीधे बैंगनी बालों वाली लड़की पिंजरे से बाहर निकली और उसने अपना सिर गहराई से झुका लिया। उसके पीछे पीछे बाकी गांव वाले भी धीरे धीरे एक एक करके बाहर निकल आए। सभी ने निकिता को उन्हें आज़ाद कराने के लिए शुक्रिया अदा किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हम सदैव आपके ऋणी रहेंगे। उसकी पूंछ चांदी की है, बहुत प्यारी है। उद्धरण चिन्ह। एक के बाद एक सभी ग्रामीणों ने कुछ हद तक जीवंत आवाज में निकिता को धन्यवाद दिया, जिससे निकिता के पीले गाल शर्म से लाल हो गए। एक जोरदार धमाके की आवाज ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। कुछ दूरी पर बेन की आकृति हाथ में पत्थर लिए लोहे के पिंजरे पर बेतहाशा प्रहार करती हुई दिखाई दी। ये देखकर हर किसी के लिए ये कहना आसान हो जाता है कि कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति उस पिंजरे के अंदर अवश्य ही मौजूद है। मेरे पैर अचानक उसके स्थान की ओर बढ़ गए, जबकि निकिता चुपचाप मेरे पीछे पीछे आ रही थी। बैंग बैंग बैंग, धिक्कार है, ये चीज क्यों नहीं टूटेगी? बेन हताशा में चिल्लाया, जबकि उसकी बाहों से पसीना बह रहा था। उसकी सांस अनियमित थी क्योंकि वह लोहे के पिंजरे पर लगातार प्रहार कर रहा था। जब मैं काफी नजदीक पहुंचा तो मेरी नज़र एक छोटी बच्ची पर पड़ी, जो लगभग 10 या 11 साल की लग रही थी और उसकी आंखें नम थीं। इसका कोई फायदा नहीं है, ये टूटेगा नहीं। थकान के कारण भारी सांस लेते हुए घुटनों के बल गिरने से पहले उन्होंने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि लोहे के पिंजरे पर जोर से प्रहार करते समय उन्होंने बहुत अधिक ताकत लगा दी थी। अरे, क्या तुम इस लड़की को जानते हो? मैंने उत्सुकता से पूछा। उसके चेहरे के भाव और उस छोटी लड़की के अपेक्षित भाव से यह अनुमान लगाना कठिन नहीं था कि उनके बीच किसी प्रकार का संबंध है। मेरा प्रश्न सुनकर बेन की आंखों में क्रोध चमक उठा। क्या मैं उसे जानता हूँ? मैं उसका पिता हूँ। मैंने यहाँ आने का फैसला केवल उसे ठीक करने के लिए किया है। उसने मेरी जैकेट का कॉलर पकड़ते हुए चिल्लाया। उसकी हालत देखकर मैं आह भरने से खुद को रोक नहीं पाया। फिर मैंने निकिता की तरफ देखा। उसने झट से सिर हिलाया और पिंजरे की तरफ चली गई। धमाका, थंप। कुछ ही मिनटों में निकिता ने लोहे के पिंजरे की छड़ को पूरी तरह से हटा दिया और फिर उसे जोर से नीचे फेंक दिया। फिर वह एक तरफ हट गई ताकि अंदर फंसे लोग बाहर निकल सकें। जो लोग अलग हो गए थे वे अंततः एक दूसरे से मिल गए। आलिया ने अन्य पिंजरों को भी मुक्त करने में कामयाबी हासिल कर थी और साथ ही वह पिंजरों पर हमला करती रही और धीरे धीरे सलाखों को कमजोर करती रही और फिर खुद ही उन्हें तोड़ दिया। अब जब सभी लोग आज़ाद हैं तो हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, मैंने कहा। जब मैंने वहाँ उपस्थित सभी लोगों को देखा तो आलिया ने बोलने से पहले धीरे से अपना हाथ उठाया। हारुतो, कृपया मुझे एक रास्ता बनाने की अनुमति दे। गुफा की नींव अब ढह रही है, इसलिए जिस रास्ते से हम आए थे उसी रास्ते से वापस जाना बहुत खतरनाक होगा, क्योंकि वह रास्ता बहुत संकरा है। और अगर हमें रास्ते में किसी और राक्षस से लड़ना पड़ा तो इस स्थिति में चीजें और भी खतरनाक हो जाएंगी। आलिया ने चेहरे पर एक अजीब सी कठोरता के भाव के साथ अपनी चिंता व्यक्त की। ये सुनकर निकिता और मैंने सहमति में सिर हिलाया। ये सच था कि अब किसी अन्य राक्षस से लड़ना सबसे खराब विकल्प होगा, क्योंकि गुफा पहले से ही ढह रही है और अब लड़ने से इस गुफा पर खतरे और बढ़ जाएंगे। तो आप रास्ता कैसे बनाएंगे? निकिता ने उत्सुकता से सिर झुकाकर पूछा। ये सुनकर आलिया के पैर सहजता से हिले और वह मेरे सामने आ गई। मैं उलझन में था जब उसका चेहरा मेरे चेहरे के करीब आ रहा था। उद्धरण चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। एक पल में हमारे होंठ छू गए। उसके नाजुक होंठों का कोमल एहसास पाकर मेरा शरीर अकड़ गया। लगभग 20 सेकंड बाद जब हमारे होंठ अलग हुए, उसने आखिरकार अपना चेहरा हटा लिया।
इसके बाद आलिया ने शरारत भरी मुस्कान दिखाते हुए अपना हाथ अपने होठों पर रख लिया। अरे आलिया, अभी क्या हुआ था? क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुमने मुझे क्यों चूमा? मैंने अचंभित होकर पूछा। मेरी आवाज़ सुनकर निकिता भी अपनी स्तब्धता से बाहर आ गई, जब वह अचानक लाल चेहरे से आलिया को घूरने लगी। हाँ, तुम विकृत आत्मा हो। खुलेआम घिरे हुए ऐसा काम करते हुए तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? निकिता ने आलिया को घूरते हुए पूछा। आरा, अगर तुम भी एक चुंबन चाहते हो तो तुम हमेशा हारुतो से पूछ सकते हो, तुम्हें पता है। मैं नहीं करता। निकिता ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की, उसका सफ़ेद गाल लाल हो गया। फुफुफु, अगर आप ऐसा कहते हैं तो मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मुझे अधिक मैना की आवश्यकता थी, इसलिए मेरे पास वास्तव में ज्यादा विकल्प नहीं थे। उद्धरण चिन्ह। आलिया ने सहजता से कंधे उचकाते हुए कहा। आप ऐसा कहते हैं, लेकिन हम दोनों जानते हैं कि आप ऐसा करना चाहते थे। और अगर मैंने ऐसा किया तो क्या होगा? निकिता की लाल आंखें चमक उठी और वह आलिया को एक जानवर की तरह घूरने लगी। आह, क्या तुम लोग भूल गए हो कि इस समय हम कितनी खतरनाक स्थिति में हैं? तुम दोनों बाहर होते तो जितना चाहो बहस कर सकते थे, मैंने थके हुए स्वर में कहा। गांव वाले अजीब से भाव से ये दृश्य देख रहे थे। वे कुछ कहना चाहते थे, लेकिन अपनी बात कह कोई मौका नहीं था। जब मैंने दोनों युवतियों को लड़ने से रोका तो मुझे खुशी और राहत से भरी आवाजें सुनाई दी। ठीक है, इसे मुझ पर छोड़ दो, आलिया ने प्यारी सी आंख मारते हुए कहा। फिर उसने आंखें बंद करते हुए अपना हाथ ऊपर उठाया। जल्द ही सबने देखा कि आसपास की हवा बहुत बेचैन हो रही थी। हवा हमारे चारों ओर सर्पिल गति में इकट्ठा हो गई और जल्द ही हवा की गति बढ़ गई। इससे पहले कि उनके पैर जमीन से उठते, हर कोई एक बवंडर के अंदर समा गया। विस्फोट की लहर, वूश, धमाका, गड़गड़ाहट। आलिया ने बताया कि उसी समय भाले के आकार का एक तेज हवा का झोंका आया जो गोली की तरह आगे की ओर आया और गुफा के अंदर आसानी से छेद कर दिया, जिसका व्यास लगभग 30 मीटर था। छेद से सूर्य की रोशनी अंदर आ रही थी, जो तेज धूप के साथ छनकर आ रही थी, जिसके कारण अपहृत ग्रामीणों ने, जिन्होंने कई सप्ताह से सूर्य को नहीं देखा था, अपनी आंखें बंद कर लीं। कुछ लोग सूर्य को ऐसे घूर रहे थे मानो उसकी छवि को अपने मन में जलाना चाहते हों, जबकि उनकी आंखों के कोनों में आंसू आ गए थे। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वे इस तरह से प्रतिक्रिया देंगे। मुझे लगता है कि ऐसा काफी समय हो गया है, मैंने हल्की सी मुस्कान के साथ सोचा। निकिता के चेहरे पर भी कुछ ऐसा ही भाव था जब वह गांव वालों को देख रही थी। जल्द ही बवंडर हमें बाहर ले गया। जैसे जैसे गुफा तेजी से ढहने और टूटने लगी। तारानकन तारानकन तारानकन। लगभग 10 मिनट बाद हम अंततः जमीन पर उतरे। बूम! गुफा पूरी तरह से जमीन पर गिर गई है। जो भी इस दृश्य को देख रहा था वह डर के मारे हौंफ रहा था कि अगर समय रहते बाहर न निकलते तो क्या होता। ऐसा लगता है कि वे इतने डरे हुए थे कि उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उनके साथ क्या होता। एक बार फिर धन्यवाद सर हारुतो, लेडी आलिया और लेडी निकिता। पूरे गांव की ओर से मैं एक बार फिर आपको धन्यवाद देता हूँ, बेन ने अपना सिर नीचे करते हुए कहा। उसके बगल में उसका हाथ पकड़े एक छोटी लड़की खड़ी थी जिसके बाल भूरे रंग के थे और जो लगभग 10 या 11 साल की लग रही थी। उसने भी अपने पिता के इशारे पर अपना सिर झुका लिया। लाल बालों वाली लड़की, जिसे मैंने भूत प्रेत से बचाया था, ने भी अपना सिर झुका लिया। उसके बाद नीलम आंखों वाली लड़की ने भी अपना सिर झुका लिया। ये कुछ भी नहीं था, हम तो बस खोज का अनुसरण कर रहे थे, मैंने सरलता से उत्तर दिया। तारानकन तारानकन तारानकन। इस बीच हारुतो और ग्रामीण आपस में बातचीत कर रहे थे। तभी जंगल में दूर से एक जोड़ी जिज्ञासु आंखें उसे देख रही थी। दिलचस्प है, तो वे जीवित बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं। मुझे लगता है कि मुझे एक आत्मा और उन सिल्वर फॉक्स डेमी ह्यूमन में से एक से इतनी उम्मीद करनी चाहिए थी, लेकिन उस मानव लड़के की आभा इतनी शक्तिशाली है कि वह केवल एक मानव नहीं हो सकता। लंबे सफ़ेद बाल और गहरी लाल आंखों वाली एक महिला ने खुद से कहा। उसके शरीर के चारों ओर एक लंबा सांप था जो आसानी से 10 मीटर लंबा था। सांप की त्वचा काली थी और आंखें लाल चमक रही थीं। फिर सफ़ेद बालों वाली महिला ने थोड़ा गोल-मटोल शरीर, गंजे सिर और दाढ़ी वाली थोड़ी को देखने के लिए मुड़कर देखा। आदमी डर के मारे कांपने लगा और अपनी पैंट गीली करते हुए पीछे हट गया। वह एक पेड़ के तने के सहारे झुका हुआ था, जबकि वह चारों ओर से कुत्ते जैसे दिखने वाले बड़े जीवों से घिरा हुआ था। हालांकि उनका फर पूरी तरह से काला था और उनकी आंखें पीली थीं। उनके पास होने मात्र से ही किसी को पूरी तरह से डरा कर अधीन करने के लिए पर्याप्त दबाव होता था।
महिला ने धीरे से कहा, उसके मुंह पर शैतानी मुस्कान थी। क्या आप मुझे कुछ जानकारी देने को तैयार हैं? खैर, आप जानकारी देंगे या नहीं, ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि आप जीवित रहेंगे या मरेंगे, इसलिए यदि मैं आपकी जगह होता तो मैं सही विकल्प चुनता जो मुझे जीने की अनुमति देता। उसने गंजे दाढ़ी वाले ठोड़ी वाले आदमी को देखते हुए धीरे से कहा। अध्याय 100 अजीब प्रतीक। भाग 2। सफेद बालों वाली महिला ने प्रसन्नतापूर्वक अपनी लाल आंखें गंजे दाढ़ी वाले ठोड़ी वाले आदमी पर सिकोड़ते हुए धैर्यपूर्वक उसके जवाब का इंतजार किया, जैसे कि उसके पास दुनिया का सारा समय हो। गंजे दाढ़ी वाले ठोड़ी वाले व्यक्ति ने अपनी नसों को शांत करने के लिए गहरी सांस ली, क्योंकि उसे ऐसा भ्रम हुआ जैसे वह स्वयं मृत्यु के सामने खड़ा है। हालांकि ये संभवतः सच्चाई से बहुत दूर नहीं था। अगर तुम मुझे ईमानदारी से जवाब दोगे तो मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। मुझे यकीन है कि तुम जिंदा खाए जाने का दर्द नहीं सहना चाहोगे, है ना? उसने पूछा, और उसका मुंह एक भयावह मुस्कान में बदल गया। उसकी बातें सुनकर गंजे आदमी का चेहरा कागज के पन्ने जैसा पीला पड़ गया। अब उसे अपने इस निर्णय पर पछतावा होने लगा था कि जब उसे मौका मिला था तो वह हारुतो और अन्य लोगों के साथ गुफा में क्यों नहीं गया। मुझे जीवित रहना है, जब तक मैं जीवित हूँ तब तक उस गांव की कौन परवाह करता है, वह सोचने लगा। अब भी वह कुत्ते जैसे जानवर की मौत की निगाहों का सामना कर रहा था जो उसे खाने के आदेश की प्रतीक्षा कर रहे थे। उसने अपने दिल की धड़कन को शांत करते हुए अपना गला साफ किया, मानो उसे यह अनुमान हो गया हो कि वह बात करने के लिए तैयार है। सफेद बालों वाली महिला ने अपनी बाहों को अपनी कामुक छाती के नीचे मोड़ लिया और उसके मुंह पर मुस्कान आ गई। उसके शरीर से लिपटा सांप फुफकारते हुए उस आदमी को घूर रहा था। उद्धरण चिन्ह ... उन लोगों का कहना है कि वे अल्बेनियन साम्राज्य से यहाँ भेजे गए साहसी लोग थे। साहसिक लोग अल्बेनियन राज्य से, है ना? दिलचस्प बात है। अब जब मैंने इसके बारे में सोचा तो अल्बेनियन राज्य उस पुराने जर्जक गांव के सबसे निकट का राज्य है जहां से आप सभी आते हैं, है ना? महिला ने सिर हिलाते हुए कहा। फिर उसने अपना हाथ अपने पीले गाल पर रखा और पूछा, वैसे वे यहाँ किस काम से आए हैं? मेरी गुफा को नष्ट करने के लिए तो नहीं? उद्धरण चिन्ह। उसने पूछा। हालांकि वह धीरे से बोल रही थी, लेकिन वह जिस दयालु और सौम्य व्यक्तित्व का दिखावा कर रही थी, उसके पीछे वह वास्तव में बहुत क्रोधित थी। मैंने संशोधन जादू का उपयोग करके उनकी विशेषताओं को थोड़ा बदलने के लिए विभिन्न स्थानों से उन राक्षसों को खोजने की परेशानी उठाई, लेकिन इससे पहले कि मैं ऐसा कर पाता, ये हो गया। एलिस्टर इसे कभी नहीं जाने देगा, है ना? सफेद बालों वाली महिला ने थकान से आह भरी। उसने कई दिन उन राक्षसों को काबू में करने में बिताए थे जिनमें बहुत समय, मन और संसाधन लगे थे। जब उसने देखा कि अपनी विशेषता वाले शक्तिशाली राक्षसों को पालने की उसकी योजना बर्बाद हो गई है, तो वह उदास होकर भौहें चढ़ाने से खुद को नहीं रोक पाई। खैर, गुफा के अंदर के भूतों ने हमारे गांव पर हमला करना शुरू कर दिया। उन्होंने ग्रामीणों का अपहरण भी किया, जिसका कारण मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा लगता है कि गांव के मुखिया ने अल्बेनियन भाषा में साहसी सांप को औपचारिक अनुरोध भेजने का फैसला किया है। उन्होंने जल्दी जल्दी अपनी बात बताई, जबकि सफ़ेद बालों वाली महिला के आसपास हवा के बदलाव को महसूस करते हुए उनके चेहरे पर पसीने की बूंदें उतर आईं। ओह, मुझे लगता है इसका मतलब है कि मैं अपनी योजना को बर्बाद करने के लिए आपके गांव को धन्यवाद सकता हूँ। इसका मतलब ये भी है कि आपने भी मेरी योजनाओं में हस्तक्षेप किया, उसने कहा। उसके होंठ शैतानी मुस्कान में बदल गए। क्या नहीं, उस अनुरोध में मेरा कोई हाथ नहीं था। ये सब उस महिला की गलती थी। उन्होंने कहा कि धीरे धीरे पीछे की ओर कदम बढ़ाते हुए अंततः उनकी पीठ पेड़ के तने से दब गई और अब उनके लिए पीछे हटने की कोई जगह नहीं थी। दहाड़ 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 दहाड़, सभी जानवर जैसे कुत्ते भूख से दहाड़ने लगे। उनके थूथन से लार टपक रही थी। ये देखकर सफ़ेद बालों वाली औरत की आंखें हल्की सी चमक उठी और उसने सिर हिलाकर जवाब दिया, मानो उन्हें जवाब दे रही हो। फिर वह एक कदम पीछे हटी और ऐसे चलने लगी मानो अब यह उसका काम ही न रहा हो। रुको, मेरा क्या होगा? गंजा दाढ़ी वाला ठोड़ी वाला आदमी अपनी आवाज के शीर्ष पर चिल्लाया और किसी तरह की मुक्ति के लिए विनती की, लेकिन महिला रुक गई और एक गर्म मुस्कान लाने से पहले पीछे मुड़कर देखा, जो आसानी से पुरुषों के दिलों को जोर से धड़का सकती है। लेकिन जब दाढ़ी वाले ठोड़ी वाले आदमी ने वह मुस्कान देखी तो उसका खून ठंडा हो गया। ये सच है कि मैंने कहा था कि यदि तुम मेरे प्रश्न का ईमानदारी से उत्तर देकर मेरा सहयोग करोगी तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, लेकिन तुम एक राक्षस की बातों पर विश्वास करके मूर्ख हो। उद्धरण चिन्ह। उसने कंधे उचकाते हुए कहा, तुम छोटे बच्चे जी भरकर भोजन कर सकते हो,
इससे पहले कि उसका शरीर धुएं की तरह गायब हो जाए, उसने ये शब्द पीछे छोड़ दिए। ये दावत शुरू होने का संकेत था। सभी जानवर जैसे कुत्ते एक साथ गंजे दाढ़ी वाले आदमी के पैरों पर झपट पड़े। आह क्रश, आह शापित कुत्ते, मुझे जाने दो क्रश। उसने कुत्ते को अपने शरीर से दूर करने की बहुत कोशिश की, लेकिन चाहे उसने कितनी भी बार उसे दूर धकेलने की कोशिश किया, उस कुत्ते जैसे जानवर के सिर पर मुक्का मारा। उसके रेजे जैसे नुकीले दांत उसे छोड़ने नहीं दे रहे थे। वे उसके मांस को नोचते रहे। खून धीरे धीरे नीचे की ओर बहता गया और जमीन पर गहरा लाल रंग छा गया। आदमी का पैर आसानी से कुचल गया क्योंकि नुकीले दांत उसके मांस में गहराई तक धंस गए थे। कुत्तों जैसे दो जानवरों ने उसके पैर को काट लिया, जबकि अन्य ने उसके ऊपरी शरीर को काट लिया। गंजी दाढ़ी वाले आदमी को अपने शरीर के फटने की तीव्र अनुभूति हो रही थी और वह केवल चीख ही सकता था। उसकी चीखें बंद होने में ज्यादा समय नहीं लगा क्योंकि उन कुत्तों जैसे जानवरों ने उसके सिर को काट लिया। वे उसके शरीर को तब तक खाते रहे जब तक कि वह मांस के लोथड़े के अलावा कुछ नहीं रह गया। जल्द ही जंगल में शांति लौट आती है, जैसे कि कुछ हुआ ही न हो। किसी के लिए भी यह विश्वास करना कठिन होगा कि एक क्षण पहले तक एक व्यक्ति को जीवित ही खाया गया था, यदि पीछे खून से सनी गंदगी न छोड़ी गई होती। एक पेड़ की शाखा के ऊपर सफेद बालों वाली महिला अपने चेहरे पर उदासीन भाव देख रही थी, साथ गंजे सिर वाले आदमी को खाते हुए। आह कितना उबाऊ है, मेरी सारी मेहनत अब बर्बाद हो गई है। मुझे लगता है मुझे फिर से सब शुरू करना होगा। अब मैं अपने इच्छित लक्ष्य से बहुत दूर हूँ। जल्द ही मेरे भगवान लूसीफर एक बार फिर इस दुनिया में अपना आगमन करेंगे। जब वह उस व्यक्ति के बारे में सोचती है तो उसका स्वर थोड़ा नर्म हो जाता है। हे, अब ज्यादा देर नहीं होगी, उन वीरों की सील जल्द ही टूट जाएगी और फिर वो व्यक्ति। अपने शरीर से लिपटे सांप के सिर को सहलाते हुए उसने चुपचाप सोचा। सांप ने खुशी से अपनी लाल चमकती आंखें बंद कर लीं और फुफकारने लगा। जल्द ही उसकी नज़र उस दिशा में गुड़ गई जहां हारुतो और बाकी लोग खड़े थे। हालांकि वह उनके बारे में जानने को उत्सुक थी, लेकिन वह अपनी उपस्थिति को किसी की नज़र में नहीं आने देना चाहती थी। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि वह इतनी निर्लज हो कि एक रजत लोमड़ी का सामना कर सके जो एक ही समय में बर्फ और बिजली तत्व का स्वामी और एक उच्च रैंकिंग वाली आत्मा थी। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि वह उस मानव लड़के से भी बहुत सावधान थी जिसकी आभा बहुत डरावनी थी। ये सब सोचते हुए उसने बिना ज्यादा शोर मचाए वहां से चले जाने का निर्णय लिया। फिर वह हल्की से धड़ाम से पेड़ से नीचे कूद जाती है। फिर उसने एक छोटा सा हथेली के आकार का क्रिस्टल निकाला। उसे हवा में फेंकने से पहले क्रिस्टल हल्का सा चमका। उसके बाद एक भावर दिखाई दिया। फिर उसने भावर में चलने से पहले आखिरी बार काले बालों वाले युवा लड़के की ओर देखा, जो एक छोटे से फुफकार के साथ गायब होने से पहले तेजी से सिकुड़ गया। तारानकन तारानकन तारानकन। आलिया कुछ गड़बड़ है क्या? मैंने उत्सुकता से पूछा। तभी आलिया ने गंभीर चेहरे के साथ अचानक अपना सिर जंगल की ओर मोड़ लिया। जवाब देने से पहले उसने एक क्षण के लिए भ्रम में अपना सिर झुका लिया। एक पल के लिए मुझे लगा कि मुझे कुछ महसूस हो रहा है, उसने जवाब दिया। तुम्हें कुछ महसूस हुआ? जैसे क्या? मैंने उत्सुकता से पूछा। निकिता ने भी अपना ध्यान आलिया की ओर लगाया। मैंने कुछ देर के लिए अंतरिक्ष में विकृति का एहसास किया, लेकिन जैसे ही मैंने इसे महसूस किया, ये गायब हो गया। उसने चिंतन करते हुए अपने गालों पर हाथ रखते हुए समझाया। मैं समझता हूँ, लेकिन यह अजीब है। क्या अंतरिक्ष जादू का उपयोग करना सबसे कठिन जादू नहीं माना जाता है? मैंने सोचा। निकिता, क्या तुम्हें जंगल से कोई अजीब या अपरिचित गंध आ रही थी? अजीब या अपरिचित गंध? मुझे कोई अजीब गंध नहीं मिली, क्योंकि जंगल अपरिचित गंध से भरा हुआ है। निकिता ने झुंझलाकर राह भरते हुए जवाब दिया। उसके जवाब से मैं बस एक हल्की सी तनाव भरी मुस्कान दे पाई। शायद मेरी बात कहने का तरीका ठीक नहीं था। खैर, मुझे लगता है कि जिसे आपने कुछ क्षण पहले महसूस किया था, वह शायद अब जा चुका है, इसलिए इस पर और अधिक विचार नहीं करना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। मैंने विषय को समाप्त करते हुए कहा। फिर बोलने से पहले मैंने अपना ध्यान बेन और अन्य ग्रामीणों की ओर लगाया। अब जब आप लोग आज़ाद हो गए हैं और आपके लिए परेशानी खड़ी करने वाले भूत चले गए हैं, तो क्या हम वापस गांव चलें? मैंने यहाँ से उनके इरादों की पुष्टि करने के लिए कहा। हाँ, मुझे अपनी पत्नी आटना को देखे हुए काफी समय हो गया है, उसने अपनी आवाज़ नरम करते हुए कहा। हालांकि जब मैंने उसकी पत्नी का नाम सुना तो मेरी आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं। आलिया और निकिता दोनों की प्रतिक्रिया एक जैसी थी। तो यह आदमी मिस आटना का पति है। अब मुझे सचमुच खुशी है कि मैंने इतने समय तक उसकी रक्षा की। मैंने मन ही मन सोचा।
अब मुझे खुशी है कि मैंने उस कष्टप्रद सांप को उसे खाने नहीं दिया। आलिया ने आह भरते हुए कहा। हाँ हाँ, यह आश्चर्यजनक है कि एक छोटी सी मुलाकात कितनी घटनापूर्ण हो सकती है। निकिता, जिसने अपनी छाती से पंखा निकाल लिया था, धीरे से खुद को पंखा झलते हुए बोली, ये वहाँ कैसे फिट हुआ? मैं निकिता के पंख वाले पंखे को उत्सुकता से देख रहा था, लेकिन जब हमारी नजरें मिली तो मैं तुरंत ही अजीब तरीके से मुंह फेर लिया। दो जोड़ी पन्ने जैसी आंखें बगल से उसे देख रही हैं। खैर, आपकी मिस अर्चना के पति, हूँ। मैंने विषय बदलते हुए कहा। तुम लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? बेन ने असमंजस में अपना सिर झुकाते हुए कहा। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, इसकी चिंता मत करो। क्या हम चलें? मैंने व्यंग्यात्मक मुस्कान दिखाते हुए कहा। तारानकन तारानकन तारानकन। गांव की ओर वापस लौटते हुए हमें लगभग 30 मिनट बीत चुके थे। कई अपहृत ग्रामीणों को अंततः उनके खोए हुए प्रियजनों से मिलाया गया। तब ये निर्णय लिया गया कि वे अपने लौटे ग्रामीणों के सम्मान में एक भोज का आयोजन करेंगे। ठीक है, सब हो गया। मैंने आधिकारिक खोज पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, अर्चना ने कहा और मुझे अपने हस्ताक्षर सहित खोज पत्र सौंप दिया, जो इस बात का प्रमाण था कि हमने आधिकारिक खोज पूरी कर ली है। धन्यवाद, अब हम यहाँ से चले जाएंगे क्योंकि यहाँ सभी लोग व्यवस्थित हो गए हैं। उद्धरण चिन्ह। मैंने कुर्सी से उठते हुए कहा। हम इस समय बेन और अर्चना के घर के अंदर थे। मैं सचमुच जल्द से जल्द अल्बानियाई राज्य वापस जाना चाहता था, लेकिन सूरज तो अब डूबने लगा है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें जाने के लिए कम से कम सुबह तक इंतजार करना चाहिए? आखिरकार, रात का समय ही तो होता है जब ज्यादातर खतरनाक जानवर और राक्षस सबसे ज्यादा सक्रिय होते हैं, और इसके अलावा आज रात वहां दावत चल रही है, इसलिए गांव वाले तुम्हारी मदद के लिए शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। अर्चना ने मुझे गौर से देखते हुए कहा। मैं मना करना चाहती थी क्योंकि उनके साथ इससे ज्यादा संबंध बनाना मुझे तकलीफदेह लग रहा था, लेकिन आलिया और निकिता दोनों की तीखी नजरों ने मुझे चुप रहने पर मजबूर कर दिया। कुछ देर तक सोचने के बाद मैंने वापस बैठने से पहले अपना सिर हिलाया। मैं समझता हूँ, उस स्थिति में हम आपके विचार के लिए अत्यंत आभारी हैं। मैंने सिर झुकाते हुए कहा। हाँ, धन्यवाद, हम आपकी दयालुता को कभी नहीं भूलेंगे। आलिया और निकिता दोनों भी सिर झुकाकर अपना आभार व्यक्त करती हैं। हाँ, मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें इसका पछतावा नहीं होगा क्योंकि खाना कैमिला द्वारा तैयार किया जाएगा। कैमिला कौन है? मैंने उत्सुकता से पूछा। वह लाल बालों वाली लड़की है जिसे तुमने भूत प्रेत से बचाया था, याद है? ओह, वह लड़की। होबगोब्लिन के बारे में सुनकर मेरी यादें ताज़ा हो गईं। तो वह अच्छी खाना बनाती है ना? हाँ, अपनी माँ के साथ यह सबसे बेहतरीन में से एक है। मैं वादा करता हूँ कि आपको ये पसंद आएगा। हो सकता है कि आप उसकी पाककला के हुनर से उसके प्यार में भी पड़ जाएं, उसने मजाकिया लहजे में कहा। ये सुनकर मैं बस एक हल्की सी हंसी निकाल सका। मैं समझ गया, तो वह लड़की पूरे समय मेरी दुश्मन थी। उद्धरण चिन्ह। मुझे लगा कि मैंने निकिता और आलिया दोनों से ऐसी ही बुदबुदाहट सुनी है, लेकिन मैंने ऐसा दिखावा किया कि मैंने उन्हें सुना ही नहीं। तारानकन तारानकन तारानकन। लगभग 20 मिनट तक दावत के बारे में चर्चा करने के बाद मैंने नहाने के लिए उनके बाथरूम का उपयोग करने का निर्णय लिया। जब मैंने बड़े दर्पण में देखा, जिसमें मेरा ऊपरी शरीर दिखाई दे रहा था, तो मैंने पाया कि जंगल के अंदर होने के कारण मेरे काले बाल अस्त व्यस्त थे और मेरी कठोर गतिविधियों के कारण जगह से हट गए थे। हालांकि मुझे लगता है मेरे बाल हमेशा बिखरे रहते थे। मैंने अपनी काली जैकेट उतारने से पहले आह भरी। जैसे ही मैंने अपना कोट उतारा, धारियों की चमक तुरंत गायब हो गई। फिर मैंने धीरे से अपनी अंडरशर्ट ऊपर कर ली, जिससे मेरा दाहिना हाथ थोड़ा सा दिखाई देने लगा। लेकिन जब मैंने अपना दाहिना हाथ देखा तो मेरा शरीर तुरंत अकड़ गया। बगल में कई अजीबोगरीब अक्षरों में कई निशान थे जो मेरे लिए अपरिचित थे। हाथ से लेकर कंधे तक काले स्याही से लिखे कई अलग अलग अक्षर थे। मैंने तुरंत अपने बाएं हाथ की ओर देखा, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि वहां कोई निशान नहीं था। यह क्या है? मैंने जल्दी से अपनी शर्ट पूरी तरह उतार दी और देखने लगा कि मेरे शरीर पर कोई अजनबी निशान तो नहीं है। मेरी आंखें चौड़ी हो गईं जब मैंने बताया कि मेरी पूरी नंगी पीठ के बीच में एक टैटू जैसा बड़ा सा प्रतीक था। ये प्रतीक एक जाना पहचाना सा था, एक त्रिभुज जिसके तीनों ओर एक वृत्त बना हुआ था। यह अच्छा नहीं हो सकता, मैंने उदासीनता से बुदबुदाया।